नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है मोहम्मद अली दुरानी साहब। बड़े सियासतदान हैं, बड़े तज़किया निगार हैं, बहुत कुछ तारुफ है सर का। जी मोहम्मद अली दुरानी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आपकी आवाज़ आ रही है डॉक्टर। अच्छा, ये मैं ज़रा आऊँगा आपके ही पहले आपके स्टेटमेंट पे आ जाता हूँ। मैं चाहता हूँ इस स्टेटमेंट को समझना। आपका स्टेटमेंट पढ़ा है मैंने कि आपने कहा है कि फरवरी 2024 का इलेक्शन 1977 के बदनामे ज़माना इलेक्शन को दोबारा उसने ज़िंदा कर दिया है। जो इलेक्शन 77 में बदनामे ज़माना हुआ था, उस इलेक्शन को फरवरी 2024 का इलेक्शन दोबारा ज़िंदा कर रहा है। ज़रा इसकी ज़रा हमें बताएं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, जो हमारी सियासी तारीख है उसमें कुछ नौजवान भी डेफिनेटली, अब तो सभी मतलब 50% 60% से ज़्यादा वोटर वो हैं जो कि बिल्कुल यंग हैं या कंपैरेटिवली यंग हैं, तो तारीख का थोड़ा सा मतलब पीछे नहीं उतना जायजा होता। मैं 77 के इलेक्शन एक बेंचमार्क थे पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में, क्योंकि ये वाहिद इलेक्शन है पाकिस्तान की तारीख के जिनको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया गया था पॉलिटिकल सीन के ऊपर। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने और पब्लिक ने इन इलेक्शंस को रिजेक्ट कर दिया था, और उस रिजेक्शन की वजह ये थी कि ये इलेक्शन एक तो मुकम्मल तौर पर इंतजामिया की तहत हुए थे, दूसरा ये था कि इंतजामिया के तहत उस वक्त और पुलिस और इंतजामिया ने मिलकर कंप्लीट डिस्टॉर्शंस की थी, और इलेक्शन से पहले प्री पोल रिगिंग का लेवल जो था वो अल्टीमेट था, और इलेक्शन होने से पहले ही ये चीज इस्टेब्लिश हो गई थी कि ये इलेक्शन हो ही रिग्ड रहे। और जब वो इलेक्शन हुए तो इलेक्शन वाले दिन भी वही कुछ हुआ जो इलेक्शन से पहले हो रहा था। नतीजतन ये हुआ कि पूरी कौम ने बैक ज़बान और मुकम्मल तौर पर इस इलेक्शन को रिजेक्ट करके इसके खिलाफ एक तहरीक शुरू हो गई, और उस तहरीक के नतीजे में वो इलेक्शन फिर सरवाइव ना कर सके। हत्ता कि भुट्टो साहब भी खुद उन इलेक्शन से पीछे हट गए थे या उसके लिए उन्होंने निगोशिएट किया था। तो इस लिहाज से मैं आज की जो ममासलत है उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसके ऊपर डॉक्टर साहब और इतराजात होते रहे हैं। कोई सिलेक्टेड इलेक्शन कहे गए, किसी को वो मतलब उसके रेफरेंस से जुडिशरी के रेफरेंस आरओज इलेक्शन कहा गया, किसी को कुछ कहा गया, किसी को कुछ कहा गया, लेकिन फिर भी मतलब उसको एक्सेप्ट किया गया तक 2002 के इलेक्शन को भी एक्सेप्ट किया गया, और कहीं भी कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ कि जिसके बारे में कंप्लीट परसेप्शन बन सका हो कि ये इलेक्शन कंप्लीटली रिग्ड है। लिहाजा जो इस वक्त की सिचुएशन चल रही है उसमें जो माहौल बन रहा है लोकली और बैरूनी प्रेस के अंदर भी उसका और पब्लिक के अंदर भी जो परसेप्शन बन रहा है वो ये है कि बहुत एक्सटेंडेड प्री पोल रिगिंग हो रही है, इंतखाबी निशान छीने जा रहे हैं, कागज फाड़े जा रहे हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, अपोजिशन पार्टी की कुर्सियों को पुलिस उठा के ले जाती है, और जो सिलेक्टेड वंस है उनकी कुर्सियां पुलिस खुद लगाती है, जलसे करने नहीं दिए जा रहे। मतलब ये है कि इट्स ए कंप्लीट डिस्टॉर्शन। तो इस लिहाज से कुछ रिपोर्ट हो रहा है, फिर मीडिया को जिस तरह से सफोकेट किया जा रहा है, इन तमाम बुनियादों के ऊपर मेरा ये ख्याल है कि अगर इन इलेक्शंस के इनकाद की ममासलत किसी से बनती है तो वो 77 के इलेक्शन से ही बनती है, इसलिए मैंने ये बात कही। अच्छा सर, बड़ी आपने तफसील से बताई। 1977 का भी इलेक्शन मेरा ख्याल है इंतज़ामिया के ज़ेर निगरानी था और हुकूमत मुकम्मल तौर पर जानिबदार थी, और वहाँ इलेक्शन कमीशन भी जानिबदार नज़र आया। तो आज का जो इलेक्शन है इसके ऊपर भी जो इलेक्शन होने जा रहा है वो इंतज़ामिया के
ज़ेर निगरानी है और निगरान हुकूमत के ऊपर ऑलरेडी पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें जानिबदारी का इल्ज़ाम लगा चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो संगीन इल्ज़ाम पाकिस्तान की बार कौंसल्स, मुख्तलिफ बार कौंसल्स, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने लगा दिया है। तो सर अब ये जो इल्ज़ामात हैं और संगीन इल्ज़ामात हैं, इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर आप समझते हैं कि यही दो इदारे हैं जिनमें इलेक्शन कमीशन मेन है और निगरान हुकूमत है जो फैसिलिटेट करेगी? अगर इन पर जानिबदारी का इतना संगीन इल्ज़ाम है, सियासी जमातें लगाएं, बार कौंसल्स लगाएं, बार एसोसिएशन लगाएं, तो फिर सर आगे इसका रिजल्ट को कौन मानेगा? देखिए, यही बात डॉक्टर मैंने एग्जैक्टली यही कही। आप ये देखें ना कि 1977 के इलेक्शन में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और 4 जो वज़ीर आला थे हुकूमती, उनकी सीटों के ऊपर बिला मुकाबला इंतखाबात जबरदस्ती डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए ओपोनेंट कैंडिडेट्स को उठा के करवाए। मतलब वो भुट्टो साहब के मुकाबले में जान मोहम्मद अब्बासी साहब लड़ रहे थे, जिनके वोट इतने नहीं थे, लेकिन उनको उठा के अगवा करके रखा गया और उनको उनके नॉमिनेशन पेपर्स जमा नहीं कराने दिए गए। अब ये जो कैंडिडेट को उठाना और नॉमिनेशन पेपर्स के उसकी सबमिशन को रिटार्ड करना, ये तो गंदे से गंदे इलेक्शन की हिस्ट्री में भी मौजूद नहीं है। और इसके बारे में हैरानकुन बात है कि इस रास्ते को अडॉप्ट करने के रिजल्ट क्या होता है, ये तो बिल्कुल मैंने इसीलिए बाकायदा ब्लैक एंड व्हाइट में ये बता दिया। इस वक्त एक और चीज है कि जो हमारे इस वक्त के इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो एक इससे पहले उस वक्त भी जस्टिस सज्जाद होते थे, इलेक्शन कमिश्नर थे भुट्टो साहब उस इलेक्शन, प्रोबेबली मैं गलत भी हो सकता हूँ इलेक्शन के अंदर। और अब तक ये रूटीन रही है कि इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो हमेशा जुडिशरी से हैं। तो ये फर्स्ट टाइम, इसके लिए बड़ी डेलिब्रेशंस हुई थी कि इंडिया के अंदर जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो इंतजामी ओहदों से आया हुआ भी होता है, और इसके ऊपर बड़ी डिबेट इलेक्शन कमीशन की सतह के ऊपर हुई कि जी इंतजामी ओहदों से आए हुए अफराद को भी और इंतजामिया से ताल्लुक रखने वाले फर्द को भी अगर इस पोजीशन पे लाया जाए तो शायद वो ज्यादा अच्छी तरह इंतजामात को कर सके। इसलिए मैंने अपने बयान में ये भी कहा है कि ये इलेक्शन कमिश्नर के जात का मसला नहीं है, ये पूरी हमारी सुपीरियर सर्विसेज की क्रेडिबिलिटी का इश्यू है कि उनसे आने वाला एक फर्द जो है वो किस तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो 77 के इलेक्शंस थे उसमें जितनी डिस्टॉर्शंस हुई थी, और मतलब भुट्टो साहब के जमाने में तो जो टिकट्स भी दी गई थी वो भी डिप्टी कमिश्नर्स की रिकमेंडेशंस पे दी गई थी। मैं खुद जानता हूँ, मैं इस इंतजामी जो ग्रुप है उससे हमारा फैमिली रिलेशन है, मेरे फादर खुद सिविल सर्विसेज में रहे हुए हैं। तो इस बुनियाद पे उनकी रिकमेंडेशंस के ऊपर दी गई थी, लेकिन जितनी डिस्टॉर्शन होगी वो भी सारी इंतजामिया से ही कराई गई थी। पीसीज, एसीज, एसपीज और ये तमाम जो सरकारी मुलाजिम, मतलब जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स को अगेंस्ट पब्लिक ला के खड़ा किया गया। और आज भी जुडिशरी के बजाय अगर पब्लिक सर्वेंट से अफराद को लेकर इंतजामी ओहदों पर लगाया जा रहा है और उनके जरिए इलेक्शन कंडक्ट कराए जा रहे हैं, और उससे पहले खुद इंतजामिया तमाम डिस्टॉर्शन कर रही है, तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन जाएंगे इलेक्शंस अपनी हैयत के अंदर। तो लिहाजा ये, और तीसरी बात जो है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसकी तरफ आपने अभी इशारा भी किया, कि इंतजामी मशीनरी के तहत इन इलेक्शंस का होना, ठीक है ना जी, और उसमें डिस्टॉर्शन होना जो कि ये इस दफा नजर आ रही है कि इसका रिजल्ट जो होगा वो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में हमें बहुत ज्यादा रुस्वा कर सकता है जी। और फिर यह है कि जो इकदामात हैं, जैसे इंतखाबी निशान की मैंने बात की, अगर वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उसको ले लेना, फिर जितने भी अभी तक जितनी भी डिस्टॉर्शंस हुई हैं, किसी के ऊपर इलेक्शन, इस वक्त हुकूमत जो है
वो आप ये तो कह सकते हैं कि इस वक्त अबूरी हुकूमत है, और लेकिन असल हुकूमत इलेक्शन के दौरान वो इलेक्शन कमीशन की होती है। तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ सेक्रेटरी भी इलेक्शन कमीशन है, आईजी भी इलेक्शन कमीशन है। तो इलेक्शन कमीशन अगर अपना रोल नहीं प्ले करता तो फिर अगर आप पूरी हुकूमत पे आ जाते हैं तो पूरी हुकूमत तो वैसे ही पीडीएम की एक्सटेंशन है। तो वो तो अब मतलब ये जो सारा वो उर्दू का एक मुहावरा कि आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है, और इलेक्शन का तो भट्टा ही बैठ गया, भट्टा बैठने को आप समझते हैं। तो पूरा प्रोसेस जो है वो इस वक्त तो सर एक ऐसे इलेक्शन को जिसका भट्टा बैठ गया हो, जो आवाम को भी कबूल ना हो, आवाम की अक्सरियत इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो है इस इलेक्शंस के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। इस वकला की सबसे बड़ी तंजीम पाकिस्तान बार कौंसल का अदम एतमाद आ गया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का आ गया, मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल्स मुख्तलिफ सियासी जमातों का आ गया। तो सर अगर ये इलेक्शन असल में ये अगर सिलेक्शन है तो फिर इसमें अरबों रुपए आवाम के टैक्स का ज़ाया करने के बजाय ये जिनको देना है उनको दे दिया जाए, एक तो ये। और दूसरा सर मुझे ये बताइए कि जिस तरह मुल्क जिस क्राइसिस से गुज़र रहा है, आवाम महंगाई से मर रही है, गुर्बत से मर रही है, बेरोज़गारी से मर रही है, रोज़ बरोज़ इसमें इजाफ़ा हो रहा है। दूसरी तरफ माशी तौर पर हम बदतरीन बहरान का शिकार हैं। तो अगर इसी तरह इलेक्शन हुआ और इलेक्शन के बाद अगर यही हालात रहे तो फिर सियासी अदम इस्तेहकाम अगर पैदा हुआ जो कि नज़र आ रहा है तो फिर तो हमारी मईशत भी तबाह होगी और आवाम को जो बदतरीन मसाइल हैं उसमें इजाफा होगा। डॉक्टर देखें, ये जो भी आपने कॉन्सिक्वेंस बताए हैं, अब इससे तो मेरा ख्याल नहीं कोई जागता हुआ आदमी या आंखें खोल के बैठा हुआ आदमी डिसएग्री कर सकता। लेकिन अभी भी इलेक्शन में जितना वक्त बाकी है, इसमें अगर कोई इस्लाह की मुमकिना सूरत हाल बनाने चाहते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ दो अफराद बना सकते, एक मियां नवाज शरीफ साहब और दूसरा आसिफ जरदारी साहब। क्योंकि ये दो किसी हद तक मौलाना भी इसमें एक रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन ये दो अफराद हैं जो इस वक्त पीडीएम की हुकूमत का मेन रोल उनके हाथ में था और उन्होंने इसी सारी मतलब प्रोसेस को आगे बढ़ाया। और आज भी जो सिलेक्टेड का लेवल अगर किसी पे लग सकता है तो वो इन्हीं दो अफराद और इनकी पार्टियों पे लग सकता है। तो अगर ये इस वक्त आगे बढ़ के खुद इस इलेक्शन के प्रोसेस को और इस इलेक्शन प्रोसेस में होने वाली डिस्टॉर्शंस को रोकने के लिए मैदान में आ जाते हैं और अदलिया से मुतालबा करते हैं, खुद जाके सुप्रीम कोर्ट से इस चीज की डिमांड करते हैं कि ये बजाय इसके कि पीटीआई के या किसी और पार्टी के वकला जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर और इदारों के अंदर बातचीत करें, क्यों नहीं इनकी लीडरशिप खुद जाके इस रोल को अदा करती और अपने लिए भी इज्जत कमाए, मुल्क के लिए भी इज्जत कमाए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी उम्मीद पैदा करे। इनके लोग तो अब ये भी कहते फिर रहे हैं कि जी गद्दारी के मुकदमे बनने चाहिए। मुझे तो बड़े बड़े हमारे अपने भाई लोग हैं, अपने दोस्त हैं, उनके ऊपर अफसोस आता है कि वो एक जमहूरी अमल की पैदावार होने के बावजूद इक्तदार की कुर्सी के ख्वाब के अंदर इतने अंधे हो गए हैं कि उन्होंने वो बातें करनी शुरू कर दी हैं जो उन्हें जेब नहीं देती, जो अदालतों के काम है, जो इंतजामी मशीनरी के काम है, जो इदारों के काम है, वो अगर अफराद अपने हाथ में लेने की कोशिश करें और वो भी अपने मुखालफिन के खिलाफ। ख्वाजा आसिफ साहब से सीनियर लीडर और एक्सपीरियंस लीडर कौन हो सकता है? अगर उनके हल्के के अंदर वो डिस्टॉर्शन हो रही हो, जो रिपोर्ट ही हो रही है, तो उन्हें तो उस रिपोर्ट के ऊपर भी कम से कम जो है वो कोई ना कोई एक्शन ले लेना चाहिए। यही कैफियत मियां साहब की है, जरदारी साहब की है। अगर ये लोग आगे बढ़ के इस सूरत हाल को नहीं संभालते तो मैं डॉक्टर साहब बगैर किसी लगी लिपटी के मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो तारीख का अजायब घर है उसके अंदर ये इबरत का निशान बना। सर आप कह रहे हैं कि जी ये अब कितना रह गया, आज दिसंबर 26 है और
आपके 8 फरवरी को इलेक्शन है, तो एक महीना जनवरी का ही रह गया है। अब एक महीने में आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं इक़्तिदार की रस्साकशी में मुल्क के लिए नहीं, कोई कौमी मफाद नहीं, कोई मुफाहमत नहीं, बल्कि इक़्तिदार की रस्साकशी में ये लोग जो हैं किसी तरह इक़्तिदार में पहुंच जाएं, इलेक्टेबल्स के पीछे भाग रहे हैं। बड़ी सियासी जमातें अपने मुख्तलिफ कारकुनों को छोड़ चुकी हैं और वो इलेक्टेबल्स के पीछे भाग रही हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट कर कर किसी तरह पार्लियामेंट में अपनी अक्सरियत बनाना चाहती हैं। हालांकि अगर ये सियासी जमातें वो सियासी जमातें हैं कि जिनका मंशूर अगर मजबूत हो और जिनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी हो, जो नज़रियाती तौर पर मजबूत हो, वो अगर आवाम का एतमाद हासिल करें तो इनको इलेक्टेबल्स की क्या ज़रूरत है, सीट एडजस्टमेंट की क्या ज़रूरत है। तो सर इनका एक दूसरे पे संगीन गोलाबारी, इल्ज़ामात और उस दूसरी तरफ इलेक्टेबल्स के पीछे भागना कि किसी तरीके से इलेक्टेबल्स इनकी पार्टी में आए और इन्हें इलेक्शन जिता कर दें। जी क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, मेरा तो थोड़ा सा इस मामले में मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है। मैं एक तो ये नहीं समझता कि ये एक दूसरे पे गोलाबारी करें। हकीकत ये है कि ये एक ही सिक्के का एक ही रुख है दोनों, और जहां तक इलेक्टेबल्स की खींचातानी के अंदर ये एक दूसरे के साथ अगर वो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कन्फ्रंट कर रहे हैं, तो वो भी इनका असल मकसद इलेक्टेबल्स के साथ साथ अवाम को ये तासुर देना है कि हम आपस में एक नहीं है, ताकि कुछ इदारे भी समझ सकें कि जी ये एक नहीं है और कुछ अवाम भी समझ सकें कि ये एक दूसरे के शायद मुखालिफ हैं, तो उनके मुखालिफ जो है वो हमें वोट दे देंगे। हकीकत में डॉक्टर साहब ये एक ही तस्वीर का एक ही मतलब घनावना रुख है, और इन्होंने कभी भी मुल्क के लिए नहीं सोचा। मुल्क इनकी कंसिडरेशन ही नहीं है, मुल्क इनका इश्यू ही नहीं है। मुल्क अगर इन्होंने आवाम के तरफ जाना होता तो डॉक्टर साहब इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात ना कराए होते मुल्क में, बल्दियाती इदारे ना बनाए होते इन्होंने इस मुल्क में। इन्होंने फंड जो है वो लोकल बॉडीज के फंड्स ना उन्हें दिए होते। इस वक्त आपके स्मॉग सदा शहर इस चीज की गवाही दे रहे हैं कि आपने शहरों को इसलिए बड़ा किया है कि उसमें आपके माली मफादात थे, आपके जाती मफादात थे। हम एक लुटी पिटी कौम है, और दूसरा जो एक नया एलिमेंट इस वक्त आ गया है यूएस साइनो कॉन्फ्रंटेशन का इस रीजन के अंदर, कि बड़ी ताकतों का जो इस वक्त एक टकराव इस खित्ते में आ गया है, उसके बाद तो हमें मजीद ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है। हम इस ना अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहे हैं ना चैलेंज को अवेल कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की कल की रिपोर्ट आप उठा के देख लें, उन्होंने कहा है कि ये जो मुंतखब हुकूमत आती हुई नजर आ रही है, ये तो अब तक जो SIF के नतीजे में या दूसरे इकदाम के नतीजे आपने एक इस्लाह का रास्ता निकाला है, उसको भी उल्टा कर दें। और मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग कहते हैं कि इदारों ने ये कर दिया, इदारों ने ये कर दिया। ये जिस इदारे से ताल्लुक रखते हैं वो इनकी जात का इदारा है। आप ये मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा कि आप इस वक्त PIA को प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं। जिस फर्ज को प्राइवेटाइजेशन के ऊपर लगाया है, वो फर्ज जो है वो PIA को दिवालिया डिक्लेयर कर रहा है, PIA को निकम्मा डिक्लेयर कर रहा है। PIA के बारे में कोई ऐसी बुरी बात नहीं है जो वो फर्ज ना कर रहा हो जिसने इस प्रोडक्ट को बेचना है। मैं खुद हुकूमत में रहा हूँ डॉक्टर साहब। हमारे जमाने में जब किसी इदारे को बेचना होता था, पहले उसकी हवा बनाई जाती थी। अगर वो थोड़ा कमजोर भी हो तो उसको अपनी टांगों पे खड़ा किया जाता था ताकि इसकी बोली अच्छी पे। ये तो मुल्क को नीलाम करने वाली पार्टी है, और जो माजी में जितने भी आपके ये फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो रिसेंट भी थे और उससे पहले भी रहे हैं, मतलब इनका पाकिस्तान के फाइनेंस से ज्यादा तो इनका जाती बिजनेस डेवलप हुआ है। और जाती बिजनेस वालों का यही चीज जो है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी कह रही है कि जनाब आप तो जिन लोगों को लाने जा रहे हैं वो लोग तो जो आपने थोड़ा बहुत 19-20 सीधा किया है वो सब चीजें उल्टी कर दें। ये तो मतलब एक
टिड्डी दल का नाम आपने सुना होगा, जो टिड्डियों का एक तूफान आता है जो कि मतलब किसी सब चीज को भी नहीं छोड़ता और पीली चीज को। ये तो टिड्डी दल है और इनके नतीजे तो मुल्क के अवाम की बोटियां तक खा जाएंगे। इनका तो और कोई एजेंडा ही नहीं है। तो लिहाजा अब ये सब कुछ आपके सामने है, अवाम के सामने है, हर देखने वाले के सामने है, और ये भी हमारे सामने है। और ये सिर्फ इनकी एक क्वालिटी है कि इन्होंने पैसा लूट के पैसा इकट्ठा किया हुआ है, उसी पैसे को दिखा के मुझे भी डराते हैं, आपको भी डराते हैं, अवाम को भी धमकाते हैं, और मुल्क को, पूरे मुल्क को जो है अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। मतलब ऑप्शन इज आर। जी मोहम्मद दुरानी साहब, यहाँ आपको रोकूंगा, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूँ। वेलकम बैक। जी दुरानी साहब, अच्छा दुरानी साहब मुझे ये बताइए कि असफंदियार वली साहब का आज एक बयान है और उन्होंने कहा है कि मैं इंतखाबी सियासत से अपने आप को दस्तबरदार कर रहा हूँ। कम से कम मैं, मुझ समेत बहुत सारे लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है कि उन्होंने सियासत तो नहीं छोड़ी लेकिन इंतखाबी सियासत से यानी इलेक्शन लड़ने से अपने आप को दस्तबरदार किया है। तो सर लगता ये कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान में जो 40 साल से लोग बैठे हुए, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है, जो आज भी वज़ीर आज़म के कैंडिडेट हैं, आज भी वही वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर दिफा और वज़ीर मुशीर और वज़ीर इत्तलात और वही सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में हैं। तो क्या बेहतर नहीं है सर कि असफंदियार वली को के इस मैसेज को वो तमाम लोग भी एक्सेप्ट करें और 1000 के करीब पाकिस्तान के वो पुराने चेहरे जिन्होंने पाकिस्तान को इस मुकाम तक लाके खड़ा कर दिया है तबाही के, दस्तबरदार हो जाएं, वो भी कम से कम सियासत करें लेकिन इलेक्शन से तो दस्तबरदार हों। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, मैंने तो आज से तकरीबन 1 महीना पहले बयान दिया था। मैंने कहा था कि इस वक्त फौरी तौर पे कौम की बेहतरी के लिए रज़ारी साहब, मियाँ साहब और खान साहब पीछे होके नए लोगों को आगे लाए। खान साहब ने तो इस पे अमल कर दिया, लेकिन मियाँ साहब का तो ये है कि वो 3 दफा इलेक्ट हुए हैं और तीनों दफा जो है उन्होंने अपनी मुद्दत पूरे किए बगैर जो है उन्होंने अपने आप को आउट कराया। और इस दफा गालबन वो इलेक्शन से पहले ही मतलब पूरे सिस्टम को आउट करने के मूड में है। और जहाँ तक असफंद भाई का ताल्लुक है, वो हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, मेहरबान भी हैं। उन्होंने जो कहा है वो गलत तो नहीं है। मैं तो खुद इलेक्टोरल प्रोसेस से मुकम्मल तौर पे, मैं तो पार्टियों से निकला हुआ। उनको मैं ये भी कहूंगा कि वो देखें, इस वक्त इशू 3 है। पहला इशू ये है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, और वो उनकी पार्टी भी, वो मरूसी पार्टियां बन चुकी हैं। इसके खिलाफ सियासतदानों को इक़दाम करना चाहिए और जमहूरी पार्टियां बनाने की तरफ अमली तौर पे इलेक्शन कमीशन की कानून साजी के जरिए आना चाहिए। दूसरा हमारा इशू ये है कि हमने कभी भी इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर जो है लोकल बॉडीज को उसका हिस्सा नहीं बनाया। हम अवाम के बगैर, हम इलेक्टेबल्स के इलेक्शन लड़ते हैं, जो चंद पैसे वाले लोग जो के करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ लगा के अवाम को नान, कीमे का नान और बिरयानी की प्लेट खिला के या थाने के जरिए धौंस जमा के या वो उनको अपनी मर्जी के रास्ते पे डाल सके, ये उनकी सियासत है। और तीसरा वो जो आने के इक़्तिदार में आने के बाद मुल्क को इतना लूट सकें कि आइंदा उनके सामने कोई खड़ा ना हो सके। तो ये जो कंसिडरेशंस है, इनके बीच में से निकली हुई सियासत जो है, उसमें डॉक्टर साहब कहाँ से आप अवाम को लाएंगे, कहाँ से आप बेहतरी को लाएंगे? अकाउंटेबिलिटी, दे आर लीडर्स ऑफ पास्ट। ये माजी की अकाउंटेबिलिटी की तरफ बात करते हैं, ये माजी के कारनामे बनाते हैं, बताते हैं। इनके पास ना आज की अकाउंटेबिलिटी है, ना कल की अकाउंटेबिलिटी, आने वाले कल की, ना कल के लिए कोई प्रोग्राम है, ना आज के लिए कोई प्रोग्राम है। इनका प्रोग्राम ये है कि जी 1918 में ये हुआ था, 1900 फलां ने मुझे थप्पड़ मारा था, तो अब मैं इंतजार कर रहा हूं कि मैं उसको कब थप्पड़ मारूं। ये थप्पड़ मार की सियासत करने वाले जाहिल लोग जो हैं, इनसे आप क्या तवक्को करते हैं? जिनका आर्गुमेंट ये होता है कि जी इस वक्त अगर ज्यादती हो रही है
तो वो इसलिए जायज है। मैं अपने बड़े बड़े उस्तादों को ये कहते हुए सुनता हूँ कि आज की जो ज्यादती है वो इसलिए जायज है कि जब ये था इन्होंने भी ज्यादती की। क्या दो गलत चीजें एक सही चीज को जन्म दे सकती? क्या कभी आपने रुकना है या नहीं रुकना? कभी तारीख से सबक सीखना है या नहीं सीखना? कभी आपने इंसान के दर्जे पे आना है या नहीं आना? मतलब ये है कि आप ऐसी सिचुएशन में, मैं समझता हूँ कि असलम भाई ने जो कहा है वो तो सही कहा है, लेकिन मुकम्मल नहीं कहा, उन्हें मुकम्मल कहना। तारीख तो सर बहरहाल अब पाकिस्तान में भी जिल्लत, बाहर भी जिल्लत, तो हमारे लिए तो अब यही है कि हम तो मतलब वही वाली असलम भाई वाली बात ही कर सकते हैं कि हम कहीं हम रिटायर हो रहे हैं, और क्या कह सकते हैं। तो मतलब ये है कि ये जो सिचुएशन है ये तो हमें न जाए रफ्तार न पाए मानद, आगे जाने का रास्ता है, ना पीछे हटने का रास्ता। हम तो बाहर नहीं जा सकते, हमारे तो बाहर कोई जायदादें या कोई बैंक बैलेंस नहीं है, ना कभी हमें कोई अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी है कि हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा के अपनी जात के लिए कुछ कर सकें। तो लिहाजा ऐसे लोगों के लिए तो यही है कि वो मुल्क में बैठ के जबान से बुरा कह सकते हैं, दिल से बुरा कह सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं। और सर आपने बड़ा एक जुमला कहा, आसारे कदीमा। तो आसारे कदीमा को लाया जा रहा है, इससे जाहिर है कि आप बिल्कुल बता रहे हैं। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि एक बात ये भी की जा रही है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मुल्क को जहाँ जो मईशत का शदीद बहरान है इस वक्त, जो थोड़ा बहुत निगरां में और आर्मी चीफ और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल्स और इन लोगों ने काबू किया है डॉलर्स है, तो ये पोस्ट इलेक्शन तो ये सर तबाही की तरफ नज़र आ रहा है। तो इसके साथ साथ एक और चीज़ बहुत ख़तरनाक है जो नज़र आ रही है, और वो है सर दहशत गर्दी जो बहुत तेज़ी से इस वक्त बढ़ रही है। तो आप समझते हैं सर कि ये आने वाली हुकूमत जो इतनी इमेच्योर है कि जो जिसके बारे में आपका अल्फाज है आसारे कदीमा, तो ये इलेक्शन के बाद जिस किस्म का इलेक्शन हो रहा है, क्या ये एक और दहशत गर्दी की जो बहुत संगीन जो इस वक्त वारदात नज़र आ रही है, इसको काबू कर सकेंगे सर? देखिए सर, इस वक्त दहशत गर्दी में मैंने एक तो ये कहा कि इस वक्त हम जो है, हमारा मुल्क जो है वो यूएस साइनो कॉन्फ्लिक्ट जोन में आ चुका, जिसमें कि अपॉर्चुनिटीज भी बेशुमार है, जिसके अंदर चैलेंजेस भी बेशुमार। ऐसे मौके पे, और मैं दहशतगर्दी के मामलात को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ और सब्जेक्ट को समझने के बाद मैं ये बात कह रहा हूँ कि इस वक्त हमारे मुल्क में दहशतगर्दी के अंदर अमरीकी असला और अमरीकी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जो कि दुनिया की सुपीरियर तरीन टेक्नोलॉजी है। अभी उसके अगेंस्ट मैंने भी आवाज उठाई, यूएन में भी हमारी तरफ से आवाज उठाई गई। अभी अमेरिका भी हमारे चीफ गए थे, उन्होंने भी डेफिनेटली वहां पे बात की होगी। तो अब ये है कि ये एक चैलेंज हमारी तरफ। दूसरी तरफ ये है कि जिन फोर्सेस ने मुकाबला करना है इस दहशतगर्दी की ऑनस्लॉट का, उनको आप एंगेज कर देते हैं अवाम के खिलाफ दहशतगर्दी, उनको जो है अवाम से इन कॉन्फ्लिक्ट ले आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी जाती है। अभी इस्लामाबाद में आप देखें भाई, कुछ लोग आए हैं, बलूचिस्तान से आए हैं, कहीं से आए हैं, खवातीन आई हैं। होना तो ये चाहिए था कि उन्हें सीधा पुलिस उठाती और प्राइम मिनिस्टर हाउस ले जाती और प्राइम मिनिस्टर साहब उनके एजाज में इशाइया करते, उनकी बातचीत सुनते। गलत बातें भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, लेकिन मरहम पट्टी भी तो लीडरशिप का काम होता है ना। तो मतलब ये है कि हम तो हर सिचुएशन को एक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, जो कि बहुत ही एक नामुनासिब सा रवैया है हुकूमत का। और इस वक्त अबूरी हुकूमत का, बिलखसूस पंजाब के अंदर देखें, इस वक्त पंजाब के अंदर जो डिस्टॉर्शन हो रही है वो बहुत ही नामुनासिब है। केपीके में तो उतनी नहीं हो पा रही जितनी कि पंजाब में हो रही है। वजह इसकी ये है कि पुलिस की ग्रिप और इंतजामिया की ग्रिप हमेशा पंजाब में ज्यादा रही है, लेकिन पंजाब के रिएक्शंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये पंजाब का रिएक्शंस जो होते हैं ये बहुत ही मतलब वो तकलीफ दे रिएक्शंस हो सकते हैं सारे सिस्टम के। तो लिहाजा अब ये जो सारे जो इस वक्त हम बातें कर रहे हैं, ये बड़ी सीरियस नौयत की बातें हैं, लेकिन मैं जो कुछ मैं फील कर रहा हूँ वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये इलेक्शन के बाद एक और बात भी की जा रही है, कौमी हुकूमत।
पार्लियामेंट में जितनी जमातें होंगी सब मिलके कौमी हुकूमत बनाएंगी। आप बताएं सर, ये जो हमने 16 महीने कौमी हुकूमत देखी वो तो वर्ष तरीन हालात रहे हैं सर, 85 की काबीना रही है। तो आगे चलकर जो कौमी हुकूमत बनाने की बात की जा रही है वो एक तो ये है कि किस तरीके से ये इलेक्शन होगा, कितना साफ और शफाफ होगा, और किस तरीके से किसकी हुकूमत बनाई जाएगी और फिर कौमी बनाई जाएगी। क्या ये सोल्यूशन है सर? सर देखिए, मैंने इसीलिए डॉक्टर साहब, मैंने अभी पहले भी अर्ज किया कि मैंने कौमी हुकूमत या नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का फर्स्ट टाइम आइडिया मैंने दिया, लेकिन उसके कुछ और वो मैंने तारीख के और आंख में से निकाल के दिया। बरतानिया की मिसाल दी मैंने, साउथ अफ्रीका की मिसाल दी मैंने, आयरलैंड की मिसाल दी मैंने, जर्मनी की मिसाल दी, और पूरे ये जमहूरी तरीके और ममालिक हैं। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि इलेक्शन से पहले इसका फैसला किया जाए और तमाम पार्टीज को बिठा के एक एजेंडे पर फैसला किया जाए, और वो मैंने उसको मिसाल के पाकिस्तान का नाम दिया है। और उसकी जो शर्त होनी चाहिए वो ये है कि फेयर एंड फ्री, कंपैरेटिवली या फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के नतीजे में जो पार्टी टॉप पे हो उसका वजीर आजम हो, और 30 से ज्यादा कैबिनेट ना हो। अगर आप कैबिनेट की तादाद के जरिए आप यूनिटी गवर्नमेंट बनाएंगे या एक हुकूमत बनाएंगे तो वो तो कोई हुकूमत नहीं होगी। आपको तो मुल्क के लिए हुकूमत बनानी है ना। अगर आपने एक यूनिटी गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो वो तो आपने मुल्क के लिए करनी है, ना कि अफराद के लिए, ना कि हुकूमत को कायम रखने के लिए कि 15-15, 20-20 पार्टियों वाले लोगों को इकट्ठा कर, सीटों वाले लोगों को इकट्ठा करके आप एक चू का मुरब्बा बना दें और उस मुरब्बे के मर्तबान के ऊपर जो है वो 100 रुकनी और 150 रुकनी जो है काबीना बिठा दें। तो मतलब ये है कि पूरे कौम की इसमें तो चीखें निकल जाएंगी। तो आप जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का या जो एक नेशनल गवर्नमेंट का जो बात फर्स्ट टाइम मैंने की है, पूरे फॉर्मूले के साथ की है, रिटर्न प्रपोजल के साथ की है, और जिसका मकसद जो है वो पाकिस्तान को आगे ले जाना है और 5 साल की मुद्दत के लिए की है। तारीखी सारी प्रेसिडेंस मौजूद है, उनकी एक एक डिटेल मैंने दी है। मतलब ये है कि ये तो एक दूसरी बात है, लेकिन जो बात आप फरमा रहे हैं कि जी इस किस्म की एक हुकूमत बानमती का कुर्बा इकट्ठा कर दिया जाए, और जो अपने मफादात के लिए बनने वाली हुकूमत की इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत नहीं है, कौमी मफाद के लिए बनने वाली जरूरत थी पाकिस्तान को। तो कौमी मफाद तो सर इलेक्शन से पहले नजर आना चाहिए ना। जब इलेक्शन से पहले नजर नहीं आएगा तो फिर इलेक्शन के बाद क्या नजर आएगा? सर मुझे ये बताएं कि आवाम का जोश व खरोश भी नजर नहीं आ रहा है, 1 महीना रह गया है और बड़े बड़े सियासी तबंगर जो हैं अपने हलकों में नहीं जा रहे हैं, सियासत शुरू नहीं कर रहे हैं, लोगों में नहीं जा रहे हैं, आवाम में नहीं जा रहे हैं, और सियासी वर्कर भी हमें मायूस नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर? मतलब ये है कि जो चौगादरी है उन्होंने जाके वो अंडे और टमाटर खाने हैं। पीपल आर नॉट विद देम। मतलब वो तो अब इतना ही कर सकते हैं कि आप, मुझे लगता है कि नून के जलसे पुलिस लाइन में होंगे और जो पीपल्स पार्टी के जलसे हैं वो लाड़काना में होंगे, सिर्फ शायद जवाब ही ना हो सके। मतलब ये है कि ये जो वो कुछ सरदारों के घर कर लेंगे। मतलब ये है कि अब तो आइंदा की जो कैंपेन चलानी है मियां नवाज शरीफ साहब ने, वो तो चल सकती है पुलिस लाइन में, ठीक है ना। और पीपल्स पार्टी है वो भी, उनके लिए भी पुलिस लाइन ही सेफ है। बाकी तो पब्लिक लाइन तो उनकी अब कट चुकी है। पब्लिक लाइन उनकी कट चुकी है और मसलन और उनका दावा है कि जी 4थी दफ़ा वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो 5 उनकी जो तोशा खाना केस में इस वक्त जो है वो सज़ा सस्पेंड भी है, लेकिन 5 साल उनकी नाअहली अभी तक बरकरार है। मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन की तायात नाअहली अभी तक बरकरार है। तो जाहिर है ये तीनों नॉमिनेशन भी फॉर्म जमा करा रहे हैं, अपनी चीज़ें भी लगा रहे हैं, तो आगे आप क्या देखते हैं सर? सर अब मसला ये है ना कि मतलब इनका
इनकी खत्म होना, इनकी रहना, मतलब ये आप ही खत्म हो गए हैं, तो इनकी नाअहली रहे या खत्म हो उससे क्या फर्क। ये एक मुर्दों का कारखाना है, ये मुर्दा ज़मीरों और मुर्दा सोच के रखने वाले लोगों की एक कहानी है, ठीक है ना जी। अब इनके साथ इनके बारे में क्या डिस्कस करें। अच्छा सर, एक बात बताएं, मुर्दा लोग, मुर्दा नाअहल लोग, पुराने लोग, आसार कदीमा, इनको ला कौन रहा है सर हुकूमत में? ये इतना बड़ा रिस्क ले कौन रहा है सर? तो देखें, इनका तो ये है कि ये एक हमारे माशरे के अंदर इन्होंने पंजे गाड़े, है ना जी। और ये माशरे की एक ऐसी वो इस्टेब्लिश, एक ऐसी वो बन चुके, रियलिटी बन चुके हैं कि जो अपनी ताकत और अपने रिसोर्सेज की बुनियाद के ऊपर पूरी इंतजामी मशीनरी को अपनी गिरफ्त में कर लेते हैं। और इनकी गिरफ्त जो है वो इनकी मार्केटिंग भी होती है, पूरे आपको पता है कि साफ्ती इदारों को ये अपनी गिरफ्त में कर लेते हैं। इस वक्त पीडीएम की जब से हुकूमत बनी है, आज भी पीडीएम की हुकूमत चली आ रही है, तो इस सारे सिलसिले में मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त आवाम को और मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को मिलके एक ऐसा लाएअमल बनाना चाहिए जिसके नतीजे में जैसे आपने मईशत को पटरी पे चढ़ाया है, इसी तरह सियासत को भी पटरी पे चढ़ाया जाए। सियासत को पट्टी पे चढ़ाने के लिए आपके अवाम और आपकी इस्टेब्लिशमेंट को मिलकर एक पाकिस्तान एजेंडे के ऊपर जो है एक कंसेंसस पैदा करवाना पड़ेगा। और उस जब तक आप वो नहीं करेंगे, देखिए पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है इस वक्त, उसको जो फोर्स सबसे ज्यादा इंटैक्ट रख रही है वो आपकी अफवाज है, वो आपके इस्टेब्लिशमेंट है, आपकी इंतजामी मशीनरी है। इस वक्त उनके ऊपर ये जिम्मेदारी वापस जा रही है कि वो मौजूदा जो सियासी नाअहली है और सियासी एक्सप्लॉयटेशन की जो ख्वाहिशात हैं उनसे कौम को निकलने का मौका दें और एक नेशनल एजेंडा सेट करके एक अवाम की मुंतखब नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट लेके आए, जो गवर्नमेंट आके एक मुंतखब होने के साथ साथ पाबंद हो उस एजेंडे की जो पाकिस्तान का एजेंडा है। और इस सिलसिले में एक और काम कर दें कि 1000 आसार कदीमा को जो है वो गिरा दें, क्योंकि ये अगर रहा तो पाकिस्तान तो कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप डॉक्टर साहब, ये आसार कदीमा आप मेरे से गारंटी ले लें, आप की फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा दें, सब खत्म हो जाएगा। अगर फेयर एंड फ्री हो गया, के सरों के ऊपर से आवाम गुजरते हैं। यस, लगता तो ऐसे ही है सर। देखते हैं सर, आपकी बड़ी जबरदस्त आज की जो है वो बातें हैं, हम उसको ऑन एयर कर रहे हैं सर। खुदा करे कि अरबाबो इख्तियार इसको सुने और पाकिस्तान को इस अहम तरीन मसाइल से निकालें जो आसार कदीमा ने घेरा हुआ है, जिनके पंजे बहुत गड़े हुए हैं और इन्होंने करप्शन की उन पैसों ताकत से ताकत हासिल किया हुआ है जिसके ज़रिए इस करप्ट निज़ाम इंतखाब के ज़रिए वही लोग दोबारा आ जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।